तो अभी तक जो हमने जितना कुछ पढ़ा उसके तहत हमारे पास जो दो इक्वेशंस बनती हैं वो कांस्टेंट प्रेशर के लिए और कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए कुछ इस तरह गिवन है एज रिटन। सही। तो अब अभी तक जो हमने पढ़ा वो टॉपिक वो पूरा सेंसिबल हीट का टॉपिक था। अभी क्या है, तो सिंपली सेंसिबल हीट वी कैन से कि किसी भी हमारे सिस्टम जिसको हम हीट प्रोवाइड करें और हीट प्रोवाइड करने के नतीजे में हमें सिस्टम के अंदर कोई कॉम्पोजिशन में चेंज ना नज़र आए, कोई फेज़ ट्रांजिशन ना हो, यानी अपनी स्टेट अगर लिक्विड है तो लिक्विड में रहे, सॉलिड है सॉलिड में रहे, वेपर है या गैशियस स्टेट है तो गैशियस स्टेट में रहे। सही। लेकिन खाली जो उसका जो भी हम हीट प्रोवाइड करें, हीट प्रोवाइड करने पर सिस्टम के अंदर सिर्फ टेम्परेचर का चेंज होना, ओनली चेंज दैट अकर्स इज़ इन टेम्परेचर, ठीक है, उसको हम सेंसिबल हीट करते हैं। एक बार फिर इन शॉर्ट करके ज़रा बोलता हूँ। हीट ट्रांसफ़र जिसकी वजह से किसी भी सिस्टम के सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर में चेंज आए, कोई केमिकल रिएक्शन अगर ना हो, कोई फेस चेंज या स्टेट चेंज नज़र ना आए, ठीक है, ना ही पॉसिबल हो। यानी जितनी की जितनी अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड की गई है वो सिर्फ टेम्परेचर राइज़ करने में नज़र आए, उसको हम सेंसिबल हीट कहते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पर देखा अपने कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेसेस में, ठीक है, दोनों में क्या हो रहा था, ना ही लिक्विड से वेपर फॉर्म में जा रहा था हमारा फ्लूइड, ना ही फ्लूइड के अंदर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा था। खाली क्या हो रहा था, जो भी हम हीट प्रोवाइड कर रहे थे वो इंटरनल एनर्जी के चेंज में नज़र आ रहा था, यानी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ करने में नज़र आ रहा था। दोनों प्रोसेसेस में फ़र्क सिर्फ इतना था कि एक में हमारे पास कांस्टेंट वॉल्यूम था यानी पिस्टन मूव नहीं कर सकता था, दूसरे में इंटरनल एनर्जी के चेंज की वजह से हमें वर्क डन होता हुआ नज़र आए। लेकिन अगेन उसके अंदर हमें कोई भी फेस की ट्रांजिशन, यानी फ्लूइड हमारे पास आइडियल गैस थी तो वो आइडियल गैस ही रही, ना वो आइडियल लिक्विड बनी, ना वो आइडियल सॉलिड में कन्वर्ट हुई। सिमिलरली आइडियल गैस की जो कॉम्पोजिशन है वो भी चेंज नहीं, मतलब कोई रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन वहाँ नहीं हो रहा था, इसलिए हम उसको सेंसिबल हीट कहते हैं। अब जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू करते हैं। हमने क्या कहा था कि टेम्परेचर डिपेंडेंस नज़र आती है सीपी या हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। सही। अब यहाँ पर जो हमको इक्वेशन नज़र आ रही है वो सी पी बाय आर। आर क्या है, अगेन रिमाइंड करवा देता हूँ, जनरल गैस इक्वेशन का जो कांस्टेंट था आर, ये वो है जिसकी वैल्यू 8.314 जूल पर मोल केल्विन होती। सी पी बाय आर का जो रेशो है वो इस इक्वेशन से आर एच एस या राइट हैंड साइड से रिप्रेजेंटेड है, यानी ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी टी। टी यहाँ पे टेम्परेचर शो कर रहा है और ए बी सी डी कोएफिशिएंट्स हैं जो सीधे और सिंपली कांस्टेंट्स हैं, और सब्सटेंस या स्पीशी जो भी हमारी गैस, फ्लूइड, लिक्विड, वॉट एवर इट इज़, उसकी स्पीशी पर डिपेंड करते हैं। यानी जो भी हम सब्सटेंस यूज़ कर रहे हैं, लेट्स से वाटर है तो उसके लिए ए बी सी अलग होंगे और कांस्टेंट होंगे। सही। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड के लिए अलग होंगे, नाइट्रोजन गैस के लिए अलग होंगे, एयर के लिए बिल्कुल अलग होंगे। अब अगर हम इसको सिंपल Cp के लिए रिप्रेजेंट करवाएं तो क्या करेंगे, इस R को वहाँ मल्टीप्लाई करवा देंगे इज़ इक्वल्स टू के उस साइड, P इज़ इक्वल्स टू R, ब्रैकेट में पूरी टर्म आ जाएगी। अच्छा, अब अगर हम इस Cp की वैल्यू को यहाँ पुट करके इंटीग्रेट कर दें तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो रिप्रेजेंट करेगी हमारे लिए एंथैल्पी चेंज को। यहाँ पे मैं डेल्टा लगाना भूल गया, सिमिलरली यू के साथ डेल्टा लगाना भूल गया, तो वो डेल्टा एच को या चेंज इन सेंसिबल हीट को रिप्रेजेंट करेगी। तो जैसा कि यहाँ पे देखा जा सकता है, यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है एच इज़ इक्वल्स टू आर, जो कि कॉन्स्टेंट था बाहर निकालिए, ए बी सी और डी कॉन्स्टेंट्स थे, एज इट इज़ रहेंगे। इंटीग्रेट करेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू
टी, डिफरेंशियल ऑफ टी के तहत हम इसको इंटीग्रेट करेंगे और लिमिट अप्लाई करेंगे, अपर लिमिट T2, लोअर लिमिट T1। सही, तो इंटीग्रेशन कुछ इस तरह नज़र आएगी जैसे कि यहाँ पे इक्वेशन बताई गई। सही, अब ये यहाँ तक की जो इक्वेशन हमने बात की, ये पूरी, ये आपकी सिंपल, अगर इस इक्वेशन में जो वैल्यूज़ हैं टेम्परेचर की, कोएफिशिएंट की, वो पुट कर देंगे तो हमारे पास सिंपल और क्या नाम है, आर जो कोएफिशिएंट है, उस आर जो कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू, जब ये वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमें डायरेक्ट इंथैल्पी चेंज नज़र आएगा। तो अगर हम जैसे यहाँ पे जो अभी तक हमने सिंपल इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो सिंपली इंथैल्पी को रिप्रेजेंट कर रही होगी, चेंज इन इंथैल्पी को, जबकि कुछ ना कुछ लिमिट्स हमको प्रोवाइड होंगी टेम्परेचर T1 और T2 की। सही, यानी अगर सिंपल सवाल ये आए कि इंथैल्पी मालूम करनी है तो किस तरह होगी कि आर जो कांस्टेंट है जनरल गैस इक्वेशन, उसकी वैल्यू रखेंगे, ABCD थर्मोडायनेमिक टेबल्स हमको गिवन है बैक ऑफ द बुक, वहाँ से उठा के इधर पुट करेंगे और टेम्परेचर्स की वैल्यू रख देंगे। तो यूजिंग दिस इक्वेशन हमको इंथैल्पी चेंज मालूम हो जाएगा। अब आगे जो हम करने वाले हैं, आगे का जो स्टेप है या डेरिवेशन है, वो सीधे सीधे इसलिए होगी कि अगर लेट अस सपोज़ कि हमको T2 मालूम करना हो, बाकी तमाम क्वांटिटीज़ गिवन हो, तो हम किस तरह मालूम करेंगे। सही, तो अब करेंगे क्या, करना क्या होगा हमको कि चाहे तो सिंपल इंथैल्पी हमको मालूम है, हम लोग ये सारी वैल्यूज़ पुट करें, लेकिन इन सब टर्म में से सिर्फ T2 को निकालें, जो कि काफ़ी लंबा प्रोसीजर हो जाएगा और कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो इसका एक सिंपल और आसान मेथड ये है कि हमने इस इक्वेशन को थोड़ा और मिनिमाइज़ किया। किस तरह, आए देखते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन थी। यहाँ पर हमने स्टार्ट क्या लिया कि जो हमारे पास T2 था और T1 था डी टर्म में, इधर से हमने सिंपल LCM लिया। ठीक है, किस तरह कि ये कुछ यूँ रिप्रेजेंट किया जाए कि T2 और T1 वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई किया और ये क्रॉस में ऊपर चली गई, यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, जब इस तरह से होगा तो ऊपर T1 माइनस T2 होगा। अगर हम यहाँ से नेगेटिव साइन बाहर ले लें और यहाँ मतलब जब नेगेटिव साइन बाहर लेंगे तो बाहर वाले नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई होकर ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और अंदर क्या रह जाएगा, T2 माइनस T1 अपॉन T2 T1। सही, होप है यहाँ तक बात समझ में आई। नाउ मूविंग फर्दर, हमने क्या किया, हम देख सकते हैं कि हमारी जितनी भी यहाँ टर्म्स थी, इन सब के अंदर T2 माइनस T1, T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर, T2 क्यूब माइनस T1 क्यूब और T2 माइनस T1 था। हमने सिंपल यहाँ पे एक नया जैसे कहते हैं एक नई टर्म इंट्रोड्यूस करवाई। हमने क्या किया कि जितनी भी T2 माइनस T1 वाली टर्म्स थी, इसमें से T1 लिया कॉमन। तो जब हम T1 कॉमन लेंगे यहाँ दोनों जगह, तो कुछ इस तरह से आएगा, T1 यहाँ से कॉमन लिया तो T2 अपॉन T1 हो जाएगा और हमने जो T2 अपॉन T1 था इसको टाउ की सूरत में रख दिया। सिमिलरली, ठीक है, हमने इस तरह से किया। और सिमिलरली क्या होगा, जब हमने ये वाला काम किया था, हमने अपनी पहली टर्म के लिए, स्क्वायर वाली और क्यूब वाली टर्म के लिए क्या हो जाएगा, इस फॉर्म में। सही, अब हमने इस फॉर्म के अंदर टाउ को, मतलब जो हमने कॉमन लिया और T1 स्क्वायर T1 क्यूब जो है हमने बाहर निकाला, तो टाउ की वैल्यूज़ को पुट कर दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम जानते हैं कि टाउ बराबर है T2 अपॉन T1 के, जो हमने अकॉर्डिंग टू आवर सपोजिशन। तो 1 अपॉन टाउ किसके बराबर होगा, T1 अपॉन T2, इन्वर्स है ना। तो अब जो हमने अपनी डी टर्म थी उसके अंदर हमारे पास जब बाहर से T1 कॉमन लिया तो नीचे T2 और T1 पहले से था। तो अगर हम इस T1 अपॉन T2 को देखें तो ये इन्वर्स, टाउ इन्वर्स बन रहा है। सही, जो कि हमने यहाँ इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया।
और जो T1 यहाँ पर था इसको एज इट इज़ बाहर रख दिया है। सही। तो अब हमारे पास इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में। अच्छा, अब यहाँ पर जो स्क्वायर टर्म है और क्यूब टर्म है, इसमें हम देखें तो फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। कौन से? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए क्यूब माइनस बी क्यूब, जिसकी आर एच एस यहाँ पर गिवन। तो हमने कुछ नहीं किया, टाउ क्यूब माइनस टाउ स्क्वायर -1 और टाउ क्यूब -1 को एज इट इज़ ले लिया। सही। इस फॉर्मूले के थ्रू एक्सपेंड किया तो हमारे पास क्या आया? टाउ +1 टाउ -1 और टाउ -1 टाउ स्क्वायर प्लस टाउ +1। बाकी जो ए और डी की टर्म्स थी वो एज इट इज़ रहीं, उनमें हमने कोई चेंजेस नहीं किए। अच्छा, अब हमने क्या किया, अगर हम यहाँ देखें सारी टर्म्स में ए से लेकर डी तक सब में टाउ -1 टाउ -1 टाउ -1 टाउ -1 कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, इन तमाम से टाउ -1 बाहर निकाल लेंगे कर्ली ब्रैकेट के, जैसा कि हमने इस स्टेप के अंदर किया है। ठीक है, क्या किया? टाउ -1 बाहर निकाल लिया और बाकी तमाम चीज़ें इस तरह अंदर रहने दी, जो भी रिमेनिंग टर्म्स थी। अब टाउ की वैल्यू क्या थी? T2 माइनस T1। सही। और हमारे पास अगर इस टर्म को देखें तो ये क्या है? टाउ -1। तो इसको अगर हम खोल के लिखें तो T2 अपॉन T1 -1 हुआ, और ये T जब इसके साथ LCM लेंगे तो T2 माइनस T1 अपॉन T1 इस फॉर्म में आ जाएगा। तो हमने बेसिकली इसकी जगह इसको इस तरह खोल कर एक्सपेंड करके लिख दिया। सही। अब क्या होगा, ये जो नीचे वाले T2 माइनस T1 के साथ जो बाहर T1 है अपॉन में, इसको हम जितनी भी टर्म्स हैं A B C D उनके साथ डिवाइड करवाएंगे ब्रैकेट के अंदर। सही। तो क्या होगा, A T1 था अपॉन में T1 आया, कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे स्क्वायर में था T1 तो यहाँ पर जो हमने T1 अपॉन T मल्टीप्लाई करवाया वो यहाँ कैंसिल हो गया। सिमिलरली यहाँ पर जो T1 था उसने एक पावर इधर से निकाल ली, और यहाँ इन्वर्स T1 था तो उसमें मज़ीद जो था मल्टीप्लाई होके T1 स्क्वायर इन्वर्स हो गया। सही। और बाहर क्या बचा? T2 माइनस T1, जो कि इस पूरे कर्ली ब्रैकेट वाली टर्म और R से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब हमने क्या किया, सिंपल फॉर्म में अगर देखें तो सब सारी कैंसिलेशन और सब कुछ के बाद हमारे पास कुछ इस फॉर्म में बचता है हमारी RHS या राइट हैंड साइड। सही। तो अब अगर हम इस पूरे ब्रैकेट को देखें, सही, और जैसे कहते हैं कि अपने CP को देखें, तो अगर इस इक्वेशन की हम इंटीग्रेशन करें तो CP जो कि कांस्टेंट है अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन ये बाहर आ जाएगा और DT गिवन है। तो ये सिंपल CP डेल्टा T यानी CP मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट T2 माइनस T1 होगा। तो सिमिलरली ये जो यहाँ टर्म है बीच वाली, ये पूरी कर्ली ब्रैकेट वाली, ये यहाँ CP को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है। तो हमने इसको कंफ्यूजन ना हो और जैसे कहते हैं हम आसानी से फ़र्क कर सके तो CP एंगुलर ब्रैकेट H अपॉन R को के ज़रिए रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, क्योंकि ये R के साथ CP को रिप्रेजेंट कर रहा था और हमें CP अपॉन R की जैसे कहते हैं एक मीन हीट कैपेसिटी की वैल्यू मिल गई, जो कि ये है। अब क्या है, अगर हम इस वैल्यू को मतलब पुट करें यहाँ पर CP की, ये CP अपॉन R है, अगर हम इस R को यहाँ ले जाएंगे तो हमारे पास CP की वैल्यू आ जाएगी, CPH की। ठीक है, CPH की वैल्यू को हम पुट करें T2 T1 और डेल्टा H हमको गिवन। सही। अब ये जो इक्वेशन है इसका यूज़ किस तरह होगा, जब भी हम आइट्रेशन करेंगे तो आइट्रेटिव प्रोसीजर्स में हम इस तरह की इसको कुछ यूँ अरेंज करेंगे
यानी T2 जो है हमारे पास, उसको हम निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले CPH यानी ये वाली जो टर्म है, या सिंपल अगर कहें ये वाली टर्म, इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करेंगे। T2 के लिए इसके अंदर एक गेस्ट लेंगे, गेस्ट वैल्यू, ठीक है, और वो हमें ख़ुद से करना होगा। उसको रख के जब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो CPH की हमको एक वैल्यू मिल जाएगी। उस वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे। एंथैल्पी आपको सवाल में गिवन होगी, इनिशियल टेम्परेचर गिवन होगा, एक T2 आ जाएगा, ठीक है। वो जो भी टेम्परेचर आए उसको हम जैसे कहते हैं दोबारा उसको अगेन यूज़ करके एक नया टाउ निकालेंगे, सही, उसमें पुट करके सॉल्व करेंगे जब तक हमारे पास दो कंसेक्यूटिव T2 सेम ना आ जाए। इन नेक्स्ट लेक्चर हम इसकी प्रॉपर एग्जांपल, सॉल्व्ड एग्जांपल को देखेंगे कि किस तरह से होगा।